देखो भाई, आज हम लास्ट टाइम समझा रहे हैं, ठीक है ना, सिटीजनशिप के बारे में। थोड़ा सा बोलेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग लिख लो। लिखा नहीं है तुम लोग का ये? हालांकि सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था ना, 6 ही बता दिया था क्या? 6 थोड़ा सा बताया था, आर्टिकल 5 बता दिया जहाँ तक हमें ध्यान है ना। तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए वीडियो पॉज कर दो जरा। तो क्या कहा हमने कि ब्रिटेन से हमने यह अवधारणा ली एकल नागरिकता की, मतलब कोई भी नागरिक है हमारे पूरे देश का एक नागरिकता, मतलब नागरिकता का एक पैटर्न है। ये नहीं कि तुम केरल के भी नागरिक हो और यूपी के भी नागरिक हो, ठीक है ना। नागरिक कहाँ के हो? भारत के। क्लियर होगी बात मेरी कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट? ये जो नागरिकता है ये भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देती है। किसी भी देश का नागरिक उस देश में, उस पर्टिकुलर देश में, मतलब अपने देश में कुछ विशेष अधिकारों को भोग करता है कि नहीं करता है? जैसे आर्टिकल 15 वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 16 भारतीय नागरिकों के लिए है, 18(2) सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, 19 भारतीय नागरिकों के लिए है। बोलो है कि नहीं है? और उसके बाद आर्टिकल 29 ये किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। तो ये कुछ विशेष अधिकार जो होते हैं ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। हमने बताया था व्यक्तियों को 3 शब्दों के माध्यम से बताया गया है संविधान में। एज अ पर्सन बोला गया है, सिटीजन बोला गया है और माइनॉरिटी बोला गया है, जिसमें व्यक्ति हो या व्यक्तियों के समूह हो। इनके अलावा कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की गई है। तो नागरिक वो जो किसी भी देश में कुछ विशेष अधिकार रखता हो, ठीक है ना, वो पॉलिटिकली फुल मेंबरशिप एंजॉय करता हो, ठीक है ना। पॉलिटिकली क्या हो, उसको सारे राइट्स प्राप्त हों। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसको ये अधिकार प्राप्त होंगे क्या? नहीं। कुछ विशेष अधिकार जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं। भारत के बाहर का कोई अल्पसंख्यक है, क्या उसको अधिकार प्राप्त होंगे? नहीं। आर्टिकल 29 भारतीय माइनॉरिटी के लिए है, आर्टिकल 15, 16, 18, 2 और 19 ये भारतीय लोगों के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियन पर्सन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ठीक है ना, और किसी के लिए नहीं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से हमने ली है, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। अब नागरिकता के लिए जब कानून बना रहे थे, जो आर्टिकल 5 से 11 की बात की गई है, इसमें जो आर्टिकल 11 है वो संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता पर नियम बना सकती, ठीक है ना। वो किसी की नागरिकता को रेस्ट्रिक्ट कर सकती, रिवोक कर सकती, ठीक है ना। तो आर्टिकल 11 के तहत ही हमने नागरिकता कानून अपनाया है। कौन सा कानून? नागरिकता कानून। कब बना था ये? 1955 में। और ये नागरिकता कानून किसके अनुरूप है? आर्टिकल 11 के अनुरूप है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? तो नागरिकता कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई जब संविधान बन रहा था, संविधान का जब कमेंसमेंट हो रहा था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हुआ कि था कि नहीं हुआ था? तो ये कमेंसमेंट डेट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 394 कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डेट 26 जनवरी 1950। तो जब भी हम बात करेंगे संविधान के कमेंसमेंट की तो डेट क्या होगी? 26 जनवरी 1950। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो 26 जनवरी 1950 तक के लिए हमने आर्टिकल 5 से 10 को रखा। किसके लिए? आर्टिकल 5 से 10 के लिए, और इनफैक्ट कहें तो आर्टिकल 5 से 8 के लिए, ठीक है ना। 9, 10 भी तुम इसमें बात कर सकते हो, ठीक है ना, 9 और 10 भी। मेरा समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन जो आर्टिकल 11 है हमारा, हमने अभी बताया आर्टिकल 11 किस लिए है कि आगे नागरिकता कैसे प्राप्त होगी 26 जनवरी 1950 के बाद। वो किसके तहत प्राप्त होती? नागरिकता कानून 1955 के तहत। हमने बताया था नागरिकता कानून 1955 में 6 बार संशोधन किया जा चुका है, कई बार 9 जगह भी लिखा मिलता है, बताया था मैंने। तो जो 6 निश्चित हैं उनमें क्या है डेट? 1986, 1992, 2003, 5, 2015 एंड 2019।
3 डेट और भी हैं भाई, कहीं कहीं लिखा होता है कि 1957 में इसको सुधार किया गया, ठीक है, हम चेक कर लेंगे, फिर भी एक बार फिर से कर लेंगे। उसके पहले 1985 का भी बात की जाती है और साथ साथ 1993 की बात भी की जाती। तो ये 3 जो लिखे हैं इनको ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शन में 6 होगा तो तुम 6 ही टिक करोगे, ठीक है ना। कब कब? 86 में, 92 में, 3 में, 5 में, 15 में और 19 में। 2019 पर इतना विवाद है, इसी को हम क्या बोलते हैं? CA 2019। हालांकि जब भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है तो इन समय में हो चुका है पहले ही, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 तक की नागरिकता आर्टिकल 5 से 10 तक दी गई है, और उसके बाद की नागरिकता, हालांकि इसमें से 5 से 8 तक के आर्टिकल आएंगे। 9, 10 ये कहते हैं कि कौन भारतीय नागरिक नहीं होगा। 9, 10 कौन भारतीय नागरिक नहीं होगा, अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 9 कहता है भारतीय नागरिक कौन नहीं, 10th कहता है कि कंटिन्यूएशन कैसे होगा नागरिकता का, है ना, आगे नागरिकता कैसे मिलेगी। और आर्टिकल 11 बोलता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता पर कानून बना सकती है, वो किसी की नागरिकता को रिवोक कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सभी लोग नोट कर लोगे? जल्दी से नोट कर लो। तो सभी ने नोट कर लिया था ना। तो हम देखो 2 चरणों में पढ़ने जा रहे हैं। एक, संविधान के लागू होने के तारीख से पहले तक नागरिकता कैसे दी जाती थी, और उसके बाद नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। जैसे मान लो कि जब आज हमें 2040 में हम इस समय ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो 2040 के समय चल रहा है, तो आज नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, ये नागरिकता कानून 1955 के तहत डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद को अधिकार देता कौन है कि वो नागरिकता पर कानून बना सके? आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 5 से 8 तक संविधान के लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 तक के सारी नागरिकता के प्रावधान दिए गए कि कैसे कोई नागरिक हो सकता था उस समय, और उसके पश्चात नागरिक कौन कैसे होगा वो डिसाइड करते हैं नागरिकता कानून 1955 से। इसमें हमने करीब करीब ये 6 बार संशोधन किया है, 9 बार भी कहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। इन संशोधनों को हम नागरिकता कानून को भी अलग से पढ़ेंगे, परेशान ना हो, नागरिकता कानून को भी पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना, कि ये CA वगैरह क्या है ना। फिलहाल के लिए आर्टिकल 5 डालो हेडिंग। समझो मेरी बात, आर्टिकल 5 क्या होता है। देखो भाई, तो हम आर्टिकल 5 की जब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बताया था तुम लोगों को कि आर्टिकल 5 के तहत 2 योग्यताएं इंपॉर्टेंट हैं भारत के नागरिक होने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सी योग्यताएं? पहली बात जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम किसी की बात करें, द पर्सन, जो व्यक्ति है जिसकी बात की जा रही, हैज़ अ डोमिसाइल इन इंडिया। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है कि व्यक्ति का निवास कहाँ हो? इंडिया में, ठीक है ना। ये डोमिसाइल क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए। जैसे मैं तुम लोगों को बताया था, एक केस था कौन सा, मोहम्मद रजा वर्सेस बॉम्बे के केस में, ठीक है ना। उन्होंने बताया डोमिसाइल क्या होता है। सेम लगभग ऐसी से मिलती जुलती व्याख्या एक और केस में की गई, प्रदीप जैन वर्सेस UOI के केस में। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, UI मतलब यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में डोमिसाइल को उन्होंने परिभाषित किया। डोमिसाइल को क्या परिभाषित किया इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने? जैसे मान लो कोई व्यक्ति म्यांमार में चला गया कुछ दिन के लिए और वो भारत की सेवा में पहले से था, तो भारत की सेवा करते करते भारत का राजदूत बन के वो कहाँ गया? म्यांमार गया, है ना। तो वहाँ पे एक इंडियन एम्बेसी होगी, वो वहाँ पे रह रहा है,
5 साल तक उसने अपनी वहाँ सेवा प्रदान करी उस व्यक्ति ने, तो उसका निवास तो श्रीलंका में म्यांमार में इंडियन एम्बेसी है। म्यांमार के अंदर वो इंडियन एम्बेसी में रहता है ना, वो भारतीय राजदूत है ना, तो क्या उसका डोमिसाइल वहाँ हो जाएगा? नहीं, वो लौट के इंडिया में रहेगा। तो जहाँ पर जो व्यक्ति परमानेंट रहता है वही उसका क्या होता है? डोमिसाइल, निवास। तो इन दोनों केसों में ये बात बताई गई थी। तो कुल मिला के 2 कंडीशन चाहिए आर्टिकल 5 के तहत भारतीय नागरिक होने के लिए। तो पहली कंडीशन तो होगी कि डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए, और सेकंड जो दूसरी कंडीशन है वो 3 कंडीशन में कोई एक भी हो जाए तो भी मिल जाएगी। क्या? ही मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया, उस व्यक्ति का जन्म भारत में जन्मा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज बॉर्न इन इंडिया, माता पिता में किसी एक का जन्म कहाँ हो? भारत में हुआ हो। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है मस्ट बी रिजाइडिंग इन इंडिया आफ्टर फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ commencement of Indian Constitution, commencement of Indian Constitution। तो ये डेट कौन सी होगी? अगर कोई डेट से पूछ दे तो क्या हो जाएगी? 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व अगर वो 5 साल तक भारत में रहा है ना, तो भी वो भारत का नागरिक होगा। साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए? डोमिसाइल इंडिया का। तो कुल मिला के ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी है, ये मस्ट है, ये तुम्हें फुलफिल करनी है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर भारत के नागरिक कैसे हो सकते हो? मेरा समझ में आई कि नहीं? तो पर्सन का डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए, और एंड इन तीनों में कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो भारत का नागरिक होगा। भले उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ, किसी एक का भी हुआ है तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, साथ साथ वो भारत में रह भी रहा हो। और तीसरी कंडीशन क्या थी उसमें? कि वो 5 साल तक भारत में रहा हो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से। तो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1945 के बाद से मिनिमम भारत में रह रहा था तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भले वो भारत में जन्म न लिया हो उसने, भले उसके माता पिता में कोई एक भारतीय ना हो। तो मान लो अगर कोई अंग्रेज यहाँ पर रह गया, भारत में पैदा भी नहीं, जन्म भी उसका नहीं हुआ था, लेकिन वो निवास कहाँ कर रहा है? इंडिया में ही कर रहा है, तो भी उसको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। ये तीनों होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ये मस्ट है और इन तीनों में कोई एक, ठीक है ना। सारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी कर लेना तुम लोग, ठीक है, नोट करो जल्दी से। अच्छा एक चीज और समझ लो, क्या? एक केस हुआ, हमने पिछली बार बताया तुम लोग को, क्या केस का नाम था? डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इंडिया में सिर्फ एक डोमिसाइल है और वो है इंडिया का डोमिसाइल। समझ रहे हो कि नहीं? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि इंडिया में एक ही डोमिसाइल होगा और वो होगा डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते तुम डोमिसाइल हो यूपी के, तुम डोमिसाइल हो यहाँ के, तो उन्होंने इस केस में ऐसी बात कही थी, ठीक है ना, ध्यान रखो कि नहीं। तो डोमिसाइल कहाँ का होता है? पूरे इंडिया का। अगर तुम किसी बाहर देश में ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ पर समझने के लिए हम बताए थे कि निवास प्रमाण पत्र हमारा कहाँ का बना है? यूपी। तो ध्यान रखो वो सिर्फ अथॉरिटी यूपी की होती, समझ रहे हो ना। तुम्हें डोमिसाइल प्रूव करने की अथॉरिटी कौन है? यूपी वाली, लेकिन डोमिसाइल तुम्हारा कहाँ का है? पूरे इंडिया का है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो तुम कहीं बाहर जाते हो तुम डोमिसाइल कहाँ बोले जाओगे? इंडिया के, है ना। नोट करो, सभी नोट कर लिया? किसी कोई दिक्कत यहां तक? रब कर दें।
देखो इसके बाद हम अगली बात करेंगे आर्टिकल 6 की, कि आर्टिकल 6 में क्या दिया हुआ है। तो देखो भाई आर्टिकल 6 क्या है। अगली बात आर्टिकल 6 की। देखो आर्टिकल 6 में एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई। आर्टिकल 6 में एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई किसके लिए? इसमें उन व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई है जो पाकिस्तान से भारत आ गए हों, जो पाकिस्तान से भारत। तो इसमें बात की गई किसकी? देखो तो इसमें उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात की गई है जो माइग्रेशन करके आए हों। भाई ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है ना, यहीं का बनाते रहे, ठीक है। फिलहाल ये रहा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान से भारत में भी कई लोग आ गए थे ना, क्योंकि भाई जब बंटवारा हुआ देश का तो कई लोग उधर रहना चाहते थे, कई लोग इधर आना चाहते थे, यहाँ के कई लोग उधर जाना चाहते थे। तो बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ, करीब 10 से 15 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया, ठीक है ना। उस समय आबादी भी 40 करोड़ ही थी। तो 10 से 15 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया, बहुत लोगों ने किया। उसमें काफ़ी दंगा फसाद भी हुआ, उस समय हुआ था कि नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो भाई अब चर्चा की गई कि भाई जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हों तो इनको कैसे नागरिकता प्रदान की जाए, इनको कैसे सिटीजन मान लिया जाए देश का, ठीक है ना। तो उसके लिए एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर दी गई, कौन सी? 19 जुलाई 1948, ये एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई। अच्छा, इसको कट ऑफ डेट इसलिए बनाया गया क्योंकि इसी दिन परमिट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? परमिट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। तो इंडिया ने अपने यहाँ एक अथॉरिटी बनाई जो ये चेक करती थी कौन व्यक्ति भारत में बसने के तौर पर व्यक्ति आया है। तो उसको परमिट दिया जाता था रीसेटलमेंट का। किसका? रीसेटलमेंट का। तो उसी को परमिट सिस्टम बोलते हैं। तो परमिट सिस्टम की डेट थी 19 जुलाई 1948। तो भाई दो तरह के लोग हो सकते हैं अब इस संदर्भ में, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हों, या तो 19 जुलाई से पूर्व आ गए हों या फिर पश्चात आए हों, ठीक है ना। इससे पहले आए हों, बिफोर 19 जुलाई 1948। ऑन और आफ्टर के लिए क्या आ जाएगा? ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके लिए कंडीशन क्या रखी गई, भारत के नागरिक कैसे माने जाएंगे? तो उनकी कंडीशन पहली थी कि वह व्यक्ति, हिज पेरेंट्स समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति, ही और सी, पुरुष है तो ही सी है ना, ही सी आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी एक, वह व्यक्ति उसके माता पिता में कोई एक या फिर उसके पितामह और पितामही अर्थात ग्रैंड पेरेंट्स में कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है ना। दूसरी बात, मस्ट बी रिजाइडिंग इन इंडिया इमीडिएटली आफ्टर
माइग्रेशन। तो जिस दिन उसने माइग्रेशन किया था 19 जुलाई 1948 के पूर्व, मान लो किसी ने 1 जुलाई 1948 को भारत वो आ गया था, ठीक है ना, तो 1 जुलाई 1948 के पूर्व उसने माइग्रेशन किया, तब से वो भारत में रह रहा हो, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या, उसके माता पिता वह व्यक्ति या उसके पितामह उसके दादा दादी में कोई एक भारत में जन्मा हो। ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन में और नहीं है, ये दोनों ही होनी चाहिए थी, ये भी हुआ और ये भी हुआ हो, वो रह रहा हो। मेरी बात समझ रहा है नहीं? तो पूर्व से पहले ये कंडीशन लगती है, पश्चात की हम इसके बाद पढ़ाते हैं, जल्दी से इनको नोट कर लो। तो देखो भाई हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक, हम पढ़ चुके थे आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 में हमने 2 बातें बताई थी तुम लोगों को। एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं। क्या आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा था कि 19 जुलाई 1948 की डेट से जिन्होंने पहले माइग्रेशन किया हो या इसके बाद माइग्रेशन किया हो, कहाँ, पाकिस्तान से इंडिया को, यही बात तो की थी। यहां हमने बताया था कि उसके जिस व्यक्ति ने पहले माइग्रेशन कर लिया है इस डेट से, इस कट ऑफ डेट से, तो वहां पर 2 कंडीशंस वैलिड थी। पहली कंडीशन थी कि वह व्यक्ति, उसके माता या पिता या उसके दादा या दादी, पितामही जिसको बोलते हैं, उनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, और इस प्रकार माइग्रेशन करने से लगातार वो कहाँ रह रहा हो, भारत में। मान लो किसी ने 1 जनवरी को माइग्रेशन किया, 1 जनवरी 1948 को, तो 1 जनवरी 1948 की डेट 19 जुलाई से पहले की है ना, तो उस दिन जब उस व्यक्ति ने माइग्रेशन कर दिया तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उसके वह या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में किसी एक का, है ना, या दादा दादी में किसी का जन्म भारत में हुआ हो। साथ ही साथ जब से उसने माइग्रेशन किया, जैसे मान लो 1 जनवरी को उसने किया, तो तब से वो कहाँ रह रहा हो, लगातार भारत में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन की बात अगर की जाए कि जिस व्यक्ति ने इस डेट के बाद माइग्रेशन किया है तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उसके लिए 5 कंडीशन समझ लो, 5 पॉइंट समझ लो। पहला पॉइंट तो ये है कि वह व्यक्ति, उसके माता या पिता तो पहली कंडीशन, वह व्यक्ति, उसके माता या पिता या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट, मान लो माता के माता पिता हैं तो भी ग्रैंड पेरेंट हुए, तो उनमें से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ तो उस व्यक्ति को, एक चीज़ ये थी, मतलब अकेली कंडीशन ये नहीं है, और भी हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब उसने ऐसा माइग्रेशन किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन ही, पहले तो ये समझ लो कि ही हैज़ माइग्रेटेड under a permit of resettlement, मतलब उसने जो परमिट मांगी थी ना, इस डेट से ही तो परमिट सिस्टम लागू हुआ था, बताया था मैंने कल। तो परमिट सिस्टम लागू हुआ था तो उसने परमिट में क्या लिख के दिया हो कि हम रीसेटलमेंट करने आ रहे हैं इंडिया, पुनः बसने आ रहे हैं इंडिया में, तो इस तरह से उसने माइग्रेशन किया हो, एक बात। तीसरी बात, आफ्टर माइग्रेशन he has resided for at least 6 months in India। तो तीसरी कंडीशन क्या कि माइग्रेशन करते ही 6 महीने उसको हो चुके हों भारत में रहते रहते, ठीक है।
अगली कंडीशन क्या, अगली कंडीशन ये थी कि उसने जो भी माइग्रेशन करते समय जो अधिकारी उनसे मिला हुआ था, जो अधिकारी उनसे मिला था, उस अधिकारी को उन्होंने बोला हो कि हम भारत में किस लिए आ रहे हैं, बसने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड he had registered ऐसे लिखें, he had applied for registration to the concerning officer। तो जो भी उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करने वाला अधिकारी हो, उससे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो पहले ही। पहली बात तो वहाँ से चले थे पाकिस्तान से, तो ये मान के परमिट वहाँ से क्या लेना था कि हम भारत में रहने जा रहे हैं। फिर जैसे ही इंडिया आना था तो उनको क्या करना था, अप्लाई करना था रजिस्ट्रेशन के लिए कि हम भारत के निवासी बनना चाहते हैं, भारत के रहने वाले रहना चाहते हैं। और जब वो 6 महीने रह चुका होगा तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो भी कब, जब इस तरह के अधिकारी ने, जो नोडल अधिकारी था, कंसर्निंग ऑफिसर था, उसने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी हो, ठीक है ना। दैट मीन्स एक्नॉलेज्ड बाय सच ऑफिसर, है ना। एक्नॉलेज्ड मीन्स गिवन परमिशन, दैट मीन्स ही हैज़ बीन गिवन परमिशन बाय सच ऑफिसर। और इस तरह से वो बाद में आने के बाद भी 19 जुलाई 1948 के भारत का नागरिक बन सकता था। समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक कोई भी समस्या आ रही हो। तो हमने क्या कहा कि जो पहले हैं उनकी 2 कैटेगरी, वह उसके माता पिता या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट में कोई भी भारत में जन्मा हो, और दूसरी बात क्या कि जिस दिन ये वो आ गया उस तारीख के पहले, तब से वो लगातार भारत में ही रह रहा हो, उसको ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। सेकेंडरी कंडीशन क्या थी, वो थी 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेशन करने वाले पाकिस्तान से भारत। सोचो पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है तो उस समय कंडीशन में क्या रखा गया था, परमिट सिस्टम की डेट थी, उससे देखा जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो वह उसके माता पिता में कोई एक या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट वो भारत में जन्मे हो, एक चीज़। दूसरी बात क्या, जब वो वहाँ से चल रहा हो पाकिस्तान से तो उसने परमिट किस बात के लिए हो, रीसेटलमेंट की, कि हम रीसेटलमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में। उसके बाद जैसे वो माइग्रेशन करने के लिए, यहाँ पे आ जाओ पहले 4th पॉइंट में, कि जैसे वहाँ पे वो इंडिया आया तो उसने कंसर्निंग ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपना कि हम भारत में रहने आ गए। उसके बाद उस ऑफिसर ने उसको एक्नॉलेज कर लिया हो, तो नागरिकता कब मिल जाएगी, रहने के 6 महीने बाद। समझ गया कि नहीं, मेरे यहाँ समझ रहे हो कि नहीं, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया सभी लोगों ने, तो बात समझ में आई। पहली बात, वह व्यक्ति उसके माता पिता में कोई एक या उसके पितामह पितामही में कोई एक भारत में जन्मा हो, उसने परमिट फॉर रीसेटलमेंट के तौर पर भारत में प्रवर्जन किया हो, माइग्रेशन किया हो, ठीक है ना, भारत लौटा हो। तीसरी बात, माइग्रेशन करने के पश्चात 6 महीने कम से कम भारत में रह चुका हो। चौथी बात, उसने संबंधित अधिकारी को आवेदन कर दिया हो सिटीजनशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और पांचवी बात, ऐसे अधिकारी ने उसे सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लिया हो, ठीक है ना। इन 5 कंडीशन के पश्चात वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक। रब कर दें। अब एक चीज देखो, आर्टिकल 7 देखो, आर्टिकल 7 ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है आर्टिकल 5 और 6 पर। मतलब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में कोई बात है भी, तो भी अगर आर्टिकल 7 में वो नहीं है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या है आर्टिकल 7 का ओवरराइडिंग इफेक्ट? पहली बात तो आर्टिकल 7 उन व्यक्तियों की बात करता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना। तो ये किन व्यक्तियों की नागरिकता की बात करेगा, जो भारत से पाकिस्तान चले गए। तो सिटीजनशिप फॉर पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान,
फ्रॉम इंडिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी तक हमने 5th 6th में क्या पढ़ा था? उन व्यक्तियों की बात की थी जो पाकिस्तान से भारत आ गए हों, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों, ठीक है ना, इनकी नागरिकता का क्या होगा। तो ध्यान रखो कि इसमें एक डेट दी गई, डेट थी 1 मार्च 1947। देखो 1 मार्च 1947 तक, ठीक है ना, इसके पहले अगर हम इसके पहले की बात करेंगे और बाद में, अगर कोई व्यक्ति इसके पहले भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया बिफोर 1 मार्च 1947। मेरी बात समझ में आ गई सभी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर उसको सिटीजन माना नहीं जाएगा, नॉट a citizen of India anymore। एक चीज, तो अगर तुम 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले जाते तो तुम्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा हुआ हो कि ऐसे व्यक्ति कोई गया तो 1 मार्च 1947 से पहले, लेकिन फिर वो वापस आ गया हो। दूसरी बात क्या होगी कि वो लौट आया हो, वापस लौट आया व्यक्ति, ठीक है ना। वो व्यक्ति क्या करे? लौट आए पुनः भारत। मेरा समझ आ रही कि नहीं? कब? 1 मार्च 1947 तक। तो 1 मार्च 1947 पहले चला तो गया है, लेकिन उसी पीरियड में वो वापस भी लौट आया है, ठीक है ना, उसके पहले वहाँ भारत लौट आया है दोबारा। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे नागरिक माना जाएगा? इन्हीं 5 पॉइंट के थ्रू। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं किसी को? भाई वो चला तो गया था पाकिस्तान, लेकिन लौट भी तो आया है। तो 19 जुलाई 1948 के पहले ही कंडीशन ही फॉलो हो गई और ये वाली कंडीशन ही फॉलो हो गई। वो कंडीशन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से भारत आ रहा था व्यक्ति। अभी क्या है, व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 से पहले। अगर पहले चला गया और वापस ही नहीं आया तो भारत का नागरिक किस बात का? तो नागरिक नहीं माना जाएगा वो। लेकिन मान लो गया तो था लेकिन लौट आया पुनः भारत। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? तो इन्हीं 5 कंडीशन के थ्रू उसको फिर से एक्नॉलेज कर लिया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरा समझ में कि नहीं? तो आर्टिकल 7 का ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ठीक है ना, नोट कर लो। सभी ने नोट कर लिया? समझाना अपने इसमें हमें कुछ तो ध्यान रखो कि हम भी बस इतना कहा है यहाँ पे कि 1 मार्च 1947 के पूर्व अगर भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है, भारत से पाकिस्तान, तो उसकी नागरिकता अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी भारत की। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद वो वापस लौट आया भारत, तो उसको सेम वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी जो 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद लौटने पर उसको फुलफिल करनी होती। बस इतना हम कह रहे हैं, समझ गए? अब रफ कर दें इसको। अगला देखो भाई सभी लोग, आर्टिकल 8 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो इंडियन ओरिजिन में उनका जन्म हुआ हो, ठीक है ना, वो इंडियन ओरिजिन के हों। PIOs की बात करता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका जन्म भारत में हुआ, ठीक है ना। कैसे देखो, तो पहले तो ये लिख लो कि यहाँ पर सिटीजनशिप फॉर persons of Indian origin। देखो, तो यहां पर उन लोगों की नागरिकता की बात की जा रही है जो इंडियन ओरिजिन के हों, ठीक है, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम
ऐसे भारत की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अनडिवाइडेड इंडिया की, अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन जो भारत था उसकी बात करेंगे, जब पार्टीशन नहीं हुआ था। तो ऐसे हर व्यक्ति को हम क्या मानेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, भारत के बाहर रह रहा है, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? तो उसको नागरिकता मिलने के लिए 2 पॉइंट ध्यान करने। पहली कंडीशन है कि वह व्यक्ति either of his parents or any of his grandparents were born in undivided India। मतलब वह व्यक्ति, उसके माता पिता में कोई एक या उसके पितामही दादा दादी में कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया जो 1935 के अधिनियम के अधीन भारत था उसमें जिसका जन्म हुआ। और दूसरी बात, जब उस बच्चे का जन्म हुआ भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहा है, तो उसने क्या करवा दिया हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो, रजिस्टर्ड फॉर इंडियन सिटीजनशिप। किसको करवाया हो, टू डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति इस समय यूएसए में रह रहा था, उस समय सॉरी यूएसए में रह रहा था, तो अब उसको चाहिए भारत की नागरिकता। उस समय वो कहाँ था, यूएसए में था, वो ब्रिटेन में था, मान लो ब्रिटेन में है वो उस समय। तो भाई वह व्यक्ति, उसके माता पिता में कोई एक या उसके दादा दादी में कोई एक भारत में जन्मा हो, 1935 के भारत शासन अधिनियम के जो शायद भारत था, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया की बात की जा रही। और दूसरी बात, जैसे उसको पार्टीशन की खबर पता चली कि सिटीजनशिप इस तरह से मिलेगी, तो उस व्यक्ति ने संबंधित जो वहाँ डिप्लोमेटिक अधिकारी था भारत का या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे अपना हर जगह दूतावास होते हैं कि नहीं होते हैं, तो भारतीय दूतावास में जो डिप्लोमेटिक अधिकारी था वहाँ का, ठीक है ना, राजदूत जो था, या वहाँ का जो काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव था भारत का, तो उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाके हो कि हम भारत की नागरिकता चाहते हैं, वापस लौट आएंगे, ठीक है ना, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ऐसे व्यक्तियों की बात करता है जो पर्सन है भारतीय मूल के, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता का हुआ हो या उनके दादा दादी में किसी एक का हुआ हो, भारतीय मूल का बोला जाए कि नहीं। लेकिन उस समय वो कहाँ था, भारत के बाहर निवास कर रहा था। बात समझ आ गई सभी को? नोट कर लो, नोट कर लिया। देखते हैं आर्टिकल 9 क्या है। तो आर्टिकल 9 में बात क्या की गई है, आर्टिकल 9 में बताया गया है कि मान लो कोई व्यक्ति जिसको आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत, ठीक है ना, आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत भारत का नागरिक बनने के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत भारत का नागरिक हो जाने के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, स्वतः ही प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या करे, जानबूझकर, दैट मीन्स वॉलंटरली, वो एक्वायर कर ले किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप। तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो आर्टिकल 9 में बात की गई कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, जिसने वॉलंटरली एक्वायर कर ली हो अनदर स्टेट की सिटीजनशिप। समझ गए कि नहीं? किसको समझ नहीं आया आर्टिकल 9? आ गया सभी को? इसके बाद आर्टिकल 10 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप की। किसकी बात करता है?
दिख रहा है ना, यही लिख दे रहे हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप की। तो कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप का अर्थ ही बड़ा स्पष्ट है कि एक बार अगर भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई तो तुम फिर भारत के नागरिक बने रहोगे, भारत के नागरिक बने रहोगे। कब तक? जब तक संसद उस पर अतिक्रमण ना करे, संसद उस अधिकार को सीमित ना कर दे। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो रिवोक और रेस्ट्रिक्ट कर सकती है सिटीजनशिप के राइट को। रेस्ट्रिक्ट मतलब बाधित कर सकती, रिवोक मतलब हटा सकती, ठीक है ना। तो कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप में सीधी सी बात है कि किसी व्यक्ति को एक बार भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई तो वो तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक पार्लियामेंट ऐसे लॉज पास नहीं करती जो उसकी नागरिकता को रिवोक या रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है ना। तो कुल मिला के आर्टिकल 10 में बात की गई कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप की, उसमें संसद को अधिकार है कि वो लॉज पास कर सकती बाय पार्लियामेंट। बात समझ में आ रही सभी को कि नहीं? बोल लोगे आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 9 क्या कि अगर आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत कोई भारतीय नागरिक बनने का अधिकार रखता है और फिर भी उसने क्या किया, वॉलंटियरली एक्वायर कर ली किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि कैसे नागरिकता जारी रहेगी लगातार। तो जिस व्यक्ति को भी एक बार नागरिकता प्राप्त हो गई वो लगातार भारत का नागरिक बना रहेगा। समय समय पर पार्लियामेंट क्या करती है, कुछ लॉज को पास करती है, उसके अकॉर्डिंग नागरिकता डिसाइड होती रहती है। जैसे अभी देखो आया था तुम्हारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA आया था कि नहीं आया था। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि सिटीजनशिप की कंटिन्यूएशन पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सके या उसको रिवोक कर सके। बात समझ में आई सभी की नहीं? नोट कर लो, नोट कर लिया ना। देखो भाई आर्टिकल 11 की बात, तो हमने आर्टिकल 11 की बात पहली क्लास में भी की थी कि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो सिटीजनशिप के मैटर पर कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 11 प्रोवाइड्स द इंडियन पार्लियामेंट टू मेक और अमेंड लॉज ऑफ सिटीजनशिप। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो सिटीजनशिप के जो नियम हैं उनको दोबारा से बना सकती है और उनको अमेंड कर सकती है। और इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया सिटीजनशिप एक्ट, मैंने बात की थी पहले कि नहीं, अर्थात नागरिकता कानून। कब? 1955 में, जिसमें अब तक 9 बार चेंज किया, अमेंड किया जा चुका है। पहले 1957 में, ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम टिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1985 में, उसके बाद 1986 में, 1992 में, 1993 में, 2003 में, 2005 में, 2015 एंड लास्ट 2019 में कौन सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो मेन इसमें 86 का, 92 का, 93 का, सॉरी 92 का, उसके बाद 2003, 5, 15 और 19 ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनकी बात करनी है, ठीक है ना। तो मेन नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। बाकी तो नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही सभी की नहीं? तो इनको हम 6 को पढ़ेंगे अच्छे से, कायदे से। क्लियर होगी मेरी बात की नहीं? तो संसद को अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना, आर्टिकल 11 के अधीन। फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हमने तुम लोगों को बताया था कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व के जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 5 से 10 तक दिए गए कि नहीं दिए गए। लेकिन आर्टिकल 11 ये बताता है कि आगे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे सिटीजनशिप के लिए, और संसद को ये एक स्पेशल राइट है, संसद ऐसा कर सकती, कानून बना सकती।
ठीक है ना। इसको उसके लिए उसको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी कानून अब बनेंगे वो 1955 के नागरिकता कानून का पार्ट होंगे, ठीक है ना, उसी में अमेंडमेंट किया जाता है। एक बार इसको बना दिया गया था, कब के लिए? 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता के लिए, उसके पहले की नागरिकता आर्टिकल्स में। तो पूछा ही खूब जाता है सिटीजनशिप एक्ट। बात समझ आ रही कि नहीं? इसको अच्छे से, जो भी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तुम लोग, वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे मंडे को, ठीक है, मिलते हैं फिर, नोट कर लो।